जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जिस तरीके से बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा ज़रूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, उसी तरीके से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ज़रूरत पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर सके बदलती हुई ज़रूरतों के हिसाब से, राइट। लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। जब हम बात करते हैं उन कॉन्स्टिट्यूशन की जो कि बदलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। और वो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें बहुत आसानी से बदला जा सकता है, उसका एग्जाम्पल है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। एंड दैट इज़ द रीज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसिडर्ड एज नीदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट अ सिंथेसिस ऑफ द बोथ। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ना तो फ्लेक्सिबल माना जाता है और ना ही रिजिड माना जाता है, बल्कि इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ द क्वालिटीज़। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो इट कम्स अंडर आर्टिकल 368, जो कि आता है आपके पार्ट 20 में। सो ये आपको एक फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वनडे एग्जाम्स में या फिर खासतौर से पीसीएस के एग्जाम्स में, राइट। The Parliament cannot amend those provisions which form the basic structure of the Constitution। तो अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है, ये प्रावधान हमें आर्टिकल 368 में दिया गया है, जो कि पार्ट 20 में दिया गया है। ये करने की पावर किसके पास है? ये करने की पावर है पार्लियामेंट के पास। एक तो आपको ये याद रखना है। ये किया क्यों जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें हैं उनको ट्यून किया जा सके प्रेजेंट डे सिनेरियो में। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, दैट इज़ 26 नवंबर 1949, और जब इसे इम्प्लीमेंट किया गया था दैट वाज 26 जनवरी 1950, और तब से लेकर अगर हम आज तक बात करें प्रेजेंटली 2021 की, तो देयर हैज़ बीन अ सीरियस चेंजेस इन द सोसाइटी, इन द पॉलिटी, इन द इकोनॉमिक्स, एंड टू अडॉप्ट दोज चेंजेस वी नीड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमको बदलने की ज़रूरत है, राइट। और अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार बदला भी गया है, लेकिन द पॉइंट हेयर इज टू बी नोटेड दैट वी कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल ढांचा है उसको नहीं बदल सकते। इसके अलावा संविधान में कई तरह के संशोधन किए जा सकते हैं और किए भी गए हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैज़ बीन गिवन इन केशवानंद भारती केस 1973, राइट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट की, कि किस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं। तो दिस हैज़ बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 368 एज आई टोल्ड यू अर्लियर। और इसमें आपको ये याद रखना है कि संविधान में जो संशोधन किया जाता है दैट कैन ओनली बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल। तो सबसे पहले आपको एक बिल यानी आपको एक विधेयक जो है वो प्रस्तुत करना होगा, और वो जो विधेयक होगा वो आप कहाँ पर प्रस्तुत करेंगे? वो आप कर सकते हैं ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब हो गया आप लोकसभा में भी उसको प्रस्तुत कर सकते हैं और राज्यसभा में भी आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको याद ये रखना है कि इसको इनिशिएट केवल और केवल पार्लियामेंट में किया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनिशिएट नहीं किया जा सकता। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन द पार्लियामेंट। इट कैन बी ईदर लोकसभा एंड इट कैन बी ईदर योर राज्यसभा, बट इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट। The bill can be introduced either by a minister or by a private member and does not require prior permission of the president। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो बिल है इसको इंट्रोड्यूस कौन करेगा? तो इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मिनिस्टर के द्वारा या फिर प्राइवेट मेंबर के द्वारा। अब प्राइवेट मेंबर कौन होता है? देखो, आपकी जो पार्लियामेंट होती है या जो आपकी संसद होती है उसका एक हाउस है लोकसभा और एक हाउस है राज्यसभा। अब अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितने तरह के मेंबर होते हैं? तो सबसे पहले तो एक स्पीकर हो गए आपके, ठीक। उसके बाद आपके हो गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। और इन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कुछ होते हैं आपके मिनिस्टर्स, राइट। तो कुछ इस तरह का आपका लोकसभा होता है।
तो जब हम बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन प्रेजेंट करेगा, कौन उसे इंट्रोड्यूस करेगा, तो पहली कंडीशन ये कि उसे मिनिस्टर प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और दूसरी कंडीशन ये कि उन्हें प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं। तो जब हम प्राइवेट मेंबर की बात कर रहे हैं तो एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट द मिनिस्टर विल बी कंसिडर्ड एज प्राइवेट मेंबर। और ये जो प्राइवेट मेंबर है ये आपका इलेक्टेड भी हो सकता है और नॉमिनेटेड भी हो सकता है, राइट। अब तो लोकसभा में नॉमिनेशन वाला जो प्रावधान था, जो प्रोविज़न था, उसे हटा दिया गया है। पहले प्रेसिडेंट आपके दो एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते थे, नॉमिनेट करते थे, अब वो प्रोविज़न नहीं है। बट अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पे आज भी 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो प्राइवेट मेंबर का सीधा सा मतलब हो गया कि जो member of parliament minister नहीं है, that member of parliament will be considered as the private member. And if we talk about the introduction of the bill, तो बिल को जो है मिनिस्टर भी प्रेजेंट कर सकते हैं और प्राइवेट मेंबर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका पॉइंट फिर आपको ये याद रखना है कि बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द बिल इन द पार्लियामेंट, द मिनिस्टर और द प्राइवेट मेंबर डज नॉट हैव टू रिक्वायर द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। वो बिना प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन के उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आपके पार्लियामेंट में। क्लियर? लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। सो ये आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होता है उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है। दैट इज, अब इस स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है? अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, एक तो ये कीवर्ड आपको याद रखना है, एंड अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर आपको संविधान में कोई संशोधन करना है आर्टिकल 368 के द्वारा, तो आपको कैसे वो करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि आपको वो दोनों सदनों में पास करवाना है, यानी लोकसभा में भी पास करवाना है और उसके बाद राज्यसभा में भी पास करवाना है। और जब आप उसे लोकसभा में पास करवाएंगे तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। स्पेशल मेजोरिटी में क्या? पहला, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की मेजोरिटी आपको चाहिए होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो आपकी लोकसभा में 545 मेंबर हैं, टोटल मेंबर्स हैं। करेंटली बात करें तो 543 है, बट ओवरऑल मेंबरशिप की बात करें तो 545 मेंबर। तो इनका मेजोरिटी कितना आएगा? लगभग 271 समथिंग, 271 और 273 समथिंग इनका मेजोरिटी आएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि पहली कंडीशन तो ये कि जब वोटिंग होगी तो एटलीस्ट 271 मेंबर तो चाहिए ही आपको चाहिए, राइट। इतने मेंबर्स का आपको बहुमत चाहिए ही चाहिए होगा। तो एक तो कंडीशन ये पूरी हो गई, राइट, कि टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी यानी 50% से ज़्यादा आपको चाहिए होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन क्या? यहाँ पर आपको चाहिए होगा 2/3 बहुमत, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी। 2/3 ऑफ द मेजोरिटी का मतलब हो गया 66.66%, रफली 67%, राइट। तो यहां पर आपको 2/3 बहुमत चाहिए होगा। किसका 2/3 चाहिए होगा? यहां पर आपको चाहिए होगा उन लोगों का जो कि प्रेजेंट हैं, और ना सिर्फ प्रेजेंट हैं बल्कि वोट कर रहे हैं, राइट। तो इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपके टोटल 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में, और 300 लोग जो हैं वो वोटिंग के लिए आते हैं, राइट। तो क्या पहली कंडीशन पूरी हो रही है? बिल्कुल पूरी हो रही है, क्योंकि 271 से ज़्यादा मेंबर्स हैं जो कि वोटिंग के लिए आए हैं, राइट, या फिर मेजोरिटी जो है वो नंबर फॉर्म कर रहे हैं, राइट। अब ये जो 300 लोग हैं, इन 300 लोगों में से आपको 2/3 लोगों का बहुमत चाहिए होगा, राइट। अब 300 का 2/3 कितना बनेगा? 300 इंटू 2/3, राइट। इसका मतलब आ गया आंसर 200। तो आपको इस पर्टिकुलर केस में आपको 200 लोगों का हाँ चाहिए होगा, बहुमत चाहिए होगा, तब जाके आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हो। कहाँ पर? ये बात हो गई लोकसभा में। तो जब ये लोकसभा में पारित हो जाएगा तो उसके बाद ये आगे बढ़ेगा और ये जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी सेम कंडीशन, यानी पहली कंडीशन कि आपको चाहिए होगा मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, और राज्यसभा की जो मेजोरिटी है दैट इज 245, राइट। तो 245 का 50% आपको चाहिए होगा एटलीस्ट, और उसके बाद वो जो नंबर आएगा उसका 2/3 आपको चाहिए होगा, और फिर अगर आपको बहुमत मिलता है तब जाके वो आगे पास किया जाएगा।
सो ये प्रोसेस होता है स्पेशल मेजोरिटी का, ये प्रोसेस होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। एंड दैट इज़ द रीज़न हम कहते हैं कि भारत में संविधान संशोधन करना बहुत मुश्किल काम है। ये इसलिए मुश्किल काम है कि आपको पहले तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और कैसी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए? मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और जब आपको टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस मिल जाएगा तो उसके बाद जो लोग आएंगे वोट देने, उसमें भी आपको 2/3 बहुमत चाहिए, राइट। और उसके बाद फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी फिर मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस चाहिए, और फिर जितने लोग आएंगे उसमें फिर आपको 2/3 बहुमत चाहिए होगा। सो इट इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस, एंड दैट इज़ द रीज़न वी कॉल कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट दैट ईजी टू अमेंड, राइट। और इतना आसान नहीं है इसको चेंज करना। अगला पॉइंट देखते हैं, ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली। जो मैं आपको बता चुका हूं, दोनों सदनों में जो बिल होगा, विधेयक होगा, उसे अलग अलग पारित करवाना होगा। इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ ज्वाइंट सिटिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको याद ये रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जिसे आर्टिकल 108 कहा जाता है, और आर्टिकल 108 में होता यह है कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में मतभेद चल रहे होते हैं और किसी बिल को लेकर दोनों में सहमति नहीं बनती है, तो संविधान जो है वो प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग करवा सकता है अंडर आर्टिकल 108। तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 108 का इस्तेमाल करेंगे और ज्वाइंट सिटिंग के लिए कॉल करेंगे। लेकिन जब ये ज्वाइंट सिटिंग होगी तो इसको प्रिसाइड कौन करेंगे, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, राइट। ज्वाइंट सिटिंग में होता कुछ नहीं है, 545 मेंबर्स आपके बैठेंगे लोकसभा के और 245 मेंबर्स बैठेंगे राज्यसभा के, दोनों को जोड़ दिया जाएगा और फिर यहाँ पर देखा जाएगा मेजोरिटी कितनी। और जाहिर सी बात है, लोकसभा का नंबर ज़्यादा है तो यहाँ पर लोकसभा में जो मेजोरिटी होगी कहीं ना कहीं वही प्रिवेल करती है। लेकिन आपको बात ये याद रखनी है कि ज्वाइंट सिटिंग जो है वो ऑर्डिनरी बिल्स के लिए होता है, ज्वाइंट सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नहीं होता और मनी बिल के लिए नहीं होता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। There is no provision for holding a joint sitting for the two houses, और joint sitting का आर्टिकल है 108। अगले पॉइंट में बनते हैं, इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट मस्ट ऑल्सो बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना, तो इसमें भी आपको एक और टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई आप ऐसा बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन में कर रहे हैं जिससे स्टेट के जो इंटरेस्ट है उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, स्टेट्स मतलब जैसे उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, तो अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने से इन राज्यों के जो हित है उनको कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको इन राज्यों से भी ये संशोधन पारित करवाना पड़ेगा। अब क्या इसके लिए हर राज्य को अलग अलग पास करना पड़ेगा? आंसर इज़ नो। आपको सिर्फ करना इतना है कि पहला वाला प्रोसेस आपने समझ लिया, यानी पहले आपने स्पेशल मेजोरिटी यूज़ किया और आपने लोकसभा में भी पास करवा लिया और आपने राज्यसभा में भी पास करवा लिया। उसके बाद आप इस बिल को सारे राज्यों के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भेजेंगे, राइट। और आपको जो है 50%, राइट, हाफ ऑफ द स्टेट्स का जो मेजोरिटी है वो चाहिए होगा। तो सपोज अगर 30 स्टेट्स है तो आपको 15 स्टेट्स का मेजोरिटी चाहिए होगा, राइट। हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय अ सिंपल मेजोरिटी, सिंपल, राइट। मान लेते हैं कि जैसे प्रेजेंटली देयर आर 28 स्टेट्स, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 14 स्टेट आपका सिंपल मेजोरिटी बनता है। तो अगर 14 स्टेट आपको बोलते हैं कि यस वी एग्री टू योर प्रपोजल और हम भी इसको पारित करते हैं, तो वो पास हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बाकी जो 14 स्टेट थे उन्होंने मना किया है, उनकी नहीं सुनी जाएगी और इसको सिंपली पास कर दिया जाएगा और इसको हम कहेंगे सिंपल मेजोरिटी, राइट। तो हुआ क्या यहाँ पर कि आपके जो लोकसभा है वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ, राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ, और उसके बाद जो स्टेट्स हैं, राइट, तो हाफ जो स्टेट्स हैं उन्होंने उसको पारित कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसे सिंपल मेजोरिटी से कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपके 20 स्टेट्स हैं तो इसमें हम 14 स्टेट्स की कंसेंट ले रहे हैं ना, तो इट इज सिंपल मेजोरिटी। अगर हम इसमें 2/3 करते तो ये स्पेशल मेजोरिटी होता, राइट। तो ये आपकी एक अलग तरह की स्पेशल मेजोरिटी कंसीडर की जाती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ड्यूली पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर वेयर नेसेसरी द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। तो लोकसभा में हो गया पास, राज्यसभा में पास हो गया,
राइट, मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स हैव गिवन द एसेंट, तो स्टेट्स में भी पास हो गया। इसके बाद वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो लोकसभा गया, राज्यसभा गया, स्टेट्स के पास गया, फिर प्रेसिडेंट के पास गया। अब आपको याद ये रखना है कि प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी ही देनी पड़ेगी। ना तो प्रेसिडेंट उस बिल को विदहोल्ड करके रख सकता है और ना ही उस बिल को रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इन केस ऑफ ऑर्डनरी बिल्स हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के पास जब ऑर्डनरी बिल जाता है तो प्रेसिडेंट उसको क्या कर लेता है, उसको विदहोल्ड कर लेता है, राइट। और अगर वो विदहोल्ड नहीं करता तो इसके अलावा उसके पास एक ऑप्शन और होता है कि वो उस बिल को वापस भेजता है रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट फिर उसको अगर कुछ संशोधन के साथ या फिर बिना संशोधन के साथ दोबारा से प्रेसिडेंट को भेजती है तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन। वो तो हो गया ऑर्डिनरी बिल का केस। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जब प्रेसिडेंट के पास बिल आएगा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो वो मना कर सकता है, ना तो वो उसे होल्ड कर सकता है, और ना ही उसे वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है पार्लियामेंट के पास। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट द प्रेसिडेंट डू नॉट हैव द पावर टू सेंड द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। आफ्टर द प्रेसिडेंट्स एसेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट, और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे, साइन करेंगे, वो जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा और वो कहलाया जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। अच्छा, मैं एक एग्जांपल, वैसे अभी आगे आएगा, बट टू मेक दिस पॉइंट क्लियर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा था। जैसे जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो वहाँ पर हमने देखा था कि उसको लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया और उसके बाद उसे राज्यों के पास भेजा गया, और फिर राज्यों ने जब उसमें अपना कंसेंट दिया, क्योंकि देखो जीएसटी जो है वो स्टेट के और जो सेंटर था उसके रिलेशनशिप को चेंज कर रहा था, क्योंकि राज्यों के पास जो टैक्स लगाने की जो पावर थी वो राज्यों से छीनी जा रही थी, राइट। इसलिए आपको राज्यों से परमिशन की ज़रूरत थी। तो इसलिए इस अमेंडमेंट से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझेंगे। आगे इसके एग्जाम्पल अभी डिस्कस करते हैं, राइट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स की। तो बेसिकली आपका जो अमेंडमेंट है, जो कि 368 की बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं हम, 368 में आपके दो तरह के अमेंडमेंट होते हैं, राइट। दो तरह के अमेंडमेंट होते हैं आपके, कहाँ पर, 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहला है आपका स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, जो हमने देखा, राइट। और फिर हमने देखा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है राज्यों की कंसेंट की। अब आप बोलोगे सर तीन तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं। नहीं, तीन तरह के नहीं होते हैं, दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं। जो हम पहले देख रहे थे सिंपल मेजोरिटी वाला, वो आपका वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, दैट इज सिंपल मेजोरिटी। जैसे ऑर्डिनरी लॉज होते हैं, तो ऑर्डिनरी लॉज में आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है, राइट। तो आपका 368 जो है दो तरह के अमेंडमेंट्स आपको देता है, दैट इज बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, एक तो ये, और दूसरा थ्रू द रेटिफिकेशन ऑफ half of the states by a simple majority, right. But some other articles provide for the amendment of certain provision of the constitution by a simple majority. कुछ ऐसे provision होते हैं जिन्हें आप simple majority से pass करवा सकते हैं, right. That is a majority of the members of each house present and voting. These amendments are not deemed to be amendments of the constitution for the purposes of article 368. आपको याद ये रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, कि जो सिंपल मेजोरिटी से जो अमेंडमेंट होते हैं उनके लिए 368 का इस्तेमाल नहीं किया जाता। 368 का इस्तेमाल केवल स्पेशल मेजोरिटी में किया जाएगा, और स्पेशल मेजोरिटी दो तरह की, एक में तब जब आप केवल पार्लियामेंट में पास करवा रहे हैं, और दूसरे में तब जब आप पहले पार्लियामेंट में पास करवाएंगे और उसके बाद आप उसको भेजेंगे स्टेट का कंसेंट में, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन 3 वेज। ये वाला आपका नहीं आता है 368 में, बी और सी वाला आपका 368 में आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। अब बात करते हैं सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो कौन से वो प्रावधान हैं जिनको आप सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं, और उसके लिए आपको आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एग्ज़ाम में, और एग्जामिनर क्या करेगा, 4 से 5 आपको एग्जाम्पल्स देगा और फिर आपसे बोलेगा कि इनमें से कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है
अंडर आर्टिकल 368। सो आपको बहुत अच्छे से ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस हैं। तो पहली बात करेंगे एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। देखो यहाँ से हर साल आपको एक क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर्स को अपने आप में कवर कर लेता है, राइट। तो जब भी आपको कोई नया स्टेट, जब भी किसी नए राज्य का गठन करना होता है, तो उस पर्टिकुलर राज्य को गठित करने के लिए आपको 368 की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल मेजोरिटी से उसे अपने देश में शामिल कर सकते हैं, राइट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, इसके लिए भी आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। इसका मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है अंडर आर्टिकल 368, राइट। एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट, अगर किसी राज्य में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है या फिर एबॉलिश करना है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से होगा। सेकेंड शेड्यूल्स एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो एंड ऑफ द प्रेसिडेंट, द गवर्नर, द स्पीकर, इनकी सैलरी अगर बढ़ानी है, इनके एमोल्यूमेंट्स अगर बढ़ाने हैं, प्रिविलेजेस अगर बढ़ाने हैं, तो फॉर दैट ऑल्सो यू नीड ओनली सिंपल मेजोरिटी, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल। कोरम इन पार्लियामेंट, राइट। तो कोरम इन पार्लियामेंट के लिए भी आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। कोरम इन पार्लियामेंट, कितना कोरम होता है? सो यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स राज्यसभा का कितना कोरम है, राइट, और लोकसभा का कितना कोरम है। अपने आंसर को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल है, बिकॉज लेक्चर्स जो हैं वो प्राइवेट कर दिए गए हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप स्टिल आप इसे सर्च कर लेना, ठीक है। सो कुछ काम आपके असाइनमेंट के लिए भी है। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये भी आपका सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, राइट। रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर, इट्स कमिटीज, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, नंबर ऑफ प्रेजेंट जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, ये भी आप एक बार मुझे बताएंगे इसका क्या मतलब होता है, राइट। ये भी आपका असाइनमेंट है। कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सारे वो प्रावधान हैं जो कि सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं। सिटीजनशिप की जब हम बात करते हैं, इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड अगर कोई प्रावधान है, 5th शेड्यूल से रिलेटेड अगर कोई प्रावधान है, और 6th शेड्यूल से रिलेटेड अगर कोई प्रावधान है, राइट। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं। इन राज्यों के अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं वो आपके 5th शेड्यूल में आते हैं जब हम शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं। तो ये वो सारे प्रावधान हैं जिनमें अगर आपको कोई बदलाव करना है तो आपको सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ेगी, आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के वो कौन से प्रावधान है जहां पर आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अब स्पेशल मेजोरिटी आप समझे, स्पेशल मेजोरिटी पहली कंडीशन वाली की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आपको पहले लोकसभा या फिर राज्यसभा में आपको टोटल मेंबरशिप का 50% चाहिए होगा और उसके बाद प्रेजेंट इन वोटिंग का 2/3 चाहिए होगा। तो देखते हैं कौन कौन से केसेस हैं। तो पहला केस है फंडामेंटल राइट। अगर आपको मूल अधिकारों में, मौलिक अधिकारों में अगर कोई बदलाव करना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी स्पेशल मेजोरिटी की, राइट, यानी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, राइट। उसके बाद पास होने के बाद 66% या फिर हम कह सकते हैं 2/3%, 2/3 जो मेजोरिटी है प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली संख्या की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर आपको कोई बदलाव करना है या फिर ऐसा कोई भी प्रावधान जो कि पहली लिस्ट में नहीं है और 3rd लिस्ट में नहीं है, वो सारे के सारे आपके आ जाएंगे 2nd लिस्ट में, ठीक। लेट्स टॉक अबाउट 3rd कैटेगरी, दैट इज बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट। तो ऐसे कौन से प्रावधान होंगे जिनके लिए आपको पहले पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी और उसके बाद आपको चाहिए होगा कंसेंट ऑफ द स्टेट, राइट। इसका बेस्ट एग्जांपल है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, पहले स्पेशल मेजोरिटी लेनी होगी सदन में और उसके बाद राज्यों में आपको मोर देन 50% का कंसेंट लेना पड़ेगा। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, अगर आप सब्जेक्ट लिस्ट में कुछ चेंज करना चाहते हैं, यानी यूनियन की पावर्स को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं या स्टेट्स की पावर को आप बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको स्टेट की कंसेंट चाहिए होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको स्टेट्स की परमिशन चाहिए होगी। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, इफ यू वांट टू चेंज दैट, इफ यू वांट टू ऑल्टर दैट, इफ यू वांट टू अमेंड दैट, यू नीड द कंसेंट ऑफ स्टेट्स, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था,
राइट। एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, अगर आप 7th शेड्यूल की किसी लिस्ट के साथ किसी तरह का ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं, यू नीड द परमिशन और द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। इसमें अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू नीड द कंसेंट ऑफ द स्टेट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। अगर आपको आर्टिकल 368 में कोई चेंज करना है तो उसके लिए भी आपको स्टेट का कंसेंट चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आप आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके आर्टिकल 368 में ही कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आपको स्टेट का कंसेंट चाहिए होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आर्टिकल 368 का यूज़ करके आप 368 को ही बदल दें और उसमें आप लिखें कि ये पर्टिकुलर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर हम लोग अमेंडमेंट करेंगे विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो दीज आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर। क्या क्रिटिसिज्म क्या है इसका? तो पहला क्रिटिसिज्म ये है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर अ स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन इन द यूएसए और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जैसे यूएसए में एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रावधान है, तो भारत में भी होना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जैसा यूएसए में है, तो इंडिया में भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना सकते थे। इलॉजिकल स्टेटमेंट है फ्रॉम माई ओपिनियन, राइट। ये बहुत ज़्यादा सेंस नहीं है, बट क्योंकि लक्ष्मीकांत में लिखा है ये कभी होगा नहीं, दिस इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल सजेशन, राइट। बट क्योंकि ये लक्ष्मीकांत में है तो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पार्लियामेंट। स्टेट का रोल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये स्टार्ट कौन करेगा? ये स्टार्ट करेगा पार्लियामेंट, लोकसभा या फिर राज्यसभा। राज्यों के पास, विधानसभाओं के पास ये ताकत नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्टार्ट कर सके। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ याद ये रखनी है कि केवल एक केस ऐसा है जिस केस में राज्य जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टार्ट कर सकता है। और कैसे स्टार्ट करेगा? वो एक रिजोल्यूशन पास करेगा और उस रिजोल्यूशन को वो एज अ रिक्वेस्ट भेजेगा पार्लियामेंट के पास, और वो रिजोल्यूशन होगा किस चीज़ से रिलेटेड? फॉर द क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर कोई राज्य अपने कोई विधानसभा अपने राज्य में काउंसिल बनाना चाहती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना चाहती है, तो वो सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक रिजोल्यूशन पारित करेंगे, पास करेंगे और उसको भेजेंगे पार्लियामेंट के पास। अब पार्लियामेंट के पास जब वो जाएगा तो पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो दोज रिक्वेस्ट और फॉलो दोज इंस्ट्रक्शन या अप्रूव दैट रिजोल्यूशन। पार्लियामेंट चाहे तो उसको अप्रूव करे और पार्लियामेंट चाहे तो उसको डिसअप्रूव करे, राइट। लेकिन ये एक ऐसा मैटर है जहाँ पर एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक लिबर्टी दी गई है स्टेट्स को, जब उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर बनानी है या फिर उन्हें एबॉलिश करनी है तो वो यहाँ पे इनिशिएटिव ले सकते हैं। बट दिस इज़ एन एक्सेप्शन। इसलिए ओवरऑल कभी आपसे पूछा जाए कि क्या स्टेट असेंबली जो है इनिशिएटिव ले सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, तो नहीं ले सकती। हाँ, अगर ऐसा आ जाए कि स्टेट असेंबलीज कैन नॉट इनिशिएट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन एनी वे और इन एनी केस, तब वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक रास्ता है यहाँ पर, थोड़ा सा एक रास्ता दिया गया है कि रिजोल्यूशन वो पास कर सकते हैं, केवल एक केस है, ठीक। अगला क्रिटिसिज्म है, मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अलोन। चाहे वो स्पेशल मेजोरिटी यूज़ करे, चाहे वो सिंपल मेजोरिटी करे, तो मोस्ट ऑफ द पावर हैज़ बीन गिवन टू यूनियन। पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर है, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब द टाइम फ्रेम विद इन विच द स्टेट लेजिस्लेचर शुड रेटिफाई और रिजेक्ट एन अमेंडमेंट। अब होता ये है कि आपने मानो सदन में पारित करवा दिया, उसके बाद आपने वो भेज दिया स्टेट्स में, ठीक। तो टोटल हो गए आपके 28 स्टेट्स। अब इनमें से मान लेते हैं कि आपके 14 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने अप्रूव कर दिया, लेकिन बाकी 14 ऐसे हैं जिनमें से 10 ने जो है डिसअप्रूव कर दिया और 4 ने जो है उसे होल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर इन लोगों का जो रिजेक्शन है या फिर इन लोगों ने जो विदहोल्ड किया है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, राइट। उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी और होगा क्या, यहाँ पर उसे पारित माना जाएगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि स्टेट के पास जब गया रेफरेंस के लिए तो कितने टाइम बाद उन्हें कंसेंट भेजना है, ऐसा कुछ टाइम पीरियड उसमें नहीं लिखा है। इसके अलावा देर इज़ नो प्रोविज़न फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग, मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस। और कई जगह पर हमने देखा है कि अमेंडमेंट का जो तरीका है वो जैसे हम कानून बनाते हैं सेम टू सेम वैसा ही है,
केवल एक जगह हमने देखा जहाँ पे आपको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आपको स्टेट्स की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज ज़्यादातर तो जैसे आप कानून बनाते हैं उसी तरीके से आप कानून को चेंज कर सकते हैं, ये पावर आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, राइट। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट प्रोसीजर आर टू स्केची, क्लैरिटी नहीं है, काफ़ी स्कोप है इसको जुडिशरी तक लेके जाने का। जीएसटी को भी चैलेंज किया गया था, ठीक है। तो ये सारी जो है क्रिटिसिज्म है, जो कभी चांसेस तो कम है ऐसा क्वेश्चन पूछने के, बट इन केस अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछ लिया तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। द प्रोसीजर इज़ नॉट सो फ्लेक्सिबल एज टू अलाउ द रूलिंग पार्टीज टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू देयर विम्स। इतना आसान नहीं है इसको चेंज करना, यू नीड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। अच्छे खासे आपको लोग चाहिए, तब जाके आप बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। और वही कारण है कि गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट इतने टाइम तक जो है वो टंगा हुआ था, रुका हुआ था, ठीक है। इसका केसी वियर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं फेवर में। सो उनका ये कहना है दैट इट स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। तो तारीफ कर रहे हैं कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर काफ़ी ठीक है, कुछ हद तक फ्लेक्सिबल है, कुछ हद तक रिजिड है। नेहरू जी क्या बोलते हैं, उनका कहना है कि वाइल वी वांट दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एज सॉलिड एंड परमानेंट एज वी कैन मेक इट, देयर इज नो परमानेंस इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसे सॉलिड और परमानेंट तो बनाना चाहते हैं, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज नो परमानेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम रिजिड नहीं करना चाहते कि ये वक्त के हिसाब से बदले ना। देयर शुड बी अ सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी। इफ यू मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एंड परमानेंट, you stop the nation's growth, the growth of a living vital organic people, because constitution is considered as a living document। वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, और वक्त के हिसाब से उसे अपने आप को बदलना पड़ता है, उसे अपनी सोच को बदलना पड़ता है। दैट इज़ द रीज़न उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान आपको देखने को मिलता है, राइट। बी आर अम्बेडकर क्या बोले, द असेंबली हैज़ नॉट ओनली रिफ्रेंड फ्रॉम पुटिंग अ सील ऑफ फाइनलिटी एंड इनफेलिबिलिटी अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डिनाइंग द पीपल द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंबेडकर का भी कहीं ना कहीं वही मत है, उनका यही कहना है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल नहीं किया है, हमने कोई सील नहीं किया उसको, हमने उसको इनफेलिबल नहीं बनाया कि इसको आप टच नहीं कर सकते, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। वेन एवर द पीपल ऑफ इंडिया विल फील दैट द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स सर्टेन चेंजेस, वी आर फ्री, हम लोग फ्री हैं उसमें चेंज करने के लिए, ठीक। सो this is it from my side. I guess I have covered this in length into breadth, पूरा कवर कर लिया इसको। अब कुछ असाइनमेंट है आपके लिए जो आपको देने हैं। ये आउटसाइड दी लक्ष्मीकांत कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आपने एक बार उनको रिवाइज करना है। सबसे पहले आपको मुझे ये बताना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का क्या मतलब होता है, ठीक। दूसरा है आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी का क्या मतलब होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना। वैसे देयर इज़ वेरी लेस चांसेस कि बाहर से कभी पूछे लक्ष्मीकांत के, तो इफेक्टिव मेजोरिटी का जिक्र वैसे मैंने ऑलरेडी कर दिया था, तो जब ये आएगा स्पीकर वाले में तब मैं आपको इसे बताऊंगा। बाकी तो आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो एक बार इसको लिख लेना, रिवाइज कर लेना, राइट। So thank you so much. Take care of yourself. Take good care of your family. God bless you guys. Thank you.